वेलकम बैक टू शॉर्टकट गाइस। चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे, रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस, जो कि पिछले वीडियो के अंदर आधा चैप्टर हम लोगों ने कर लिया लगभग। तो आज हम शुरू करेंगे उससे आगे, जहाँ तक हमने फिनिश किया है उससे आगे। तो हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं 10 पॉइंट आई थिंक 4 तक कंप्लीट हो चुका है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes। तो जैसे कि मैंने समझाया आप लोगों को कि जो adolescents जो होते हैं वो जब उनके टेस्टिस और ओवेरीज, इन मेल्स इट इज टेस्टिस एंड इन फीमेल्स इट इज ओवेरीज, जब ये एकदम रेडी हो जाते हैं, दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दे बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स, उस समय वो गैमेट बनाना शुरू करते हैं। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। और ये गैमेट बनाने की जो कैपेसिटी है ये मेल्स के अंदर ज़्यादा समय तक रहती है, बहुत लंबे समय तक इनके अंदर रहती है, फीमेल के अंदर इतना लंबा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ और इसी के बारे में डिटेल दी गई है। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट पुबर्टी, दैट इज 10 to 12 years ऑफ एज एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ 45 to 50। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फीमेल्स के अंदर जो एज होती है रिप्रोडक्शन की, दैट स्टार्ट फ्रॉम 10 to 12, यानी कि 10 से 12 साल से लेके 45 से 50 साल की उम्र तक दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन शो करने का उनको इतना टाइम होता है। द ओवा बिगिंस टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसी प्यूबर्टी यानी कि 12 साल 11 साल की उम्र में जब आते हैं तभी से उनकी बॉडी जो है वो मेच्योरिटी शो करने लगती है और ओवा बनने लगता है। One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days, जो कि मैंने अभी जस्ट आप लोगों को समझाया पीछे लाइव क्लास में। तो हर महीने एवरी 28 to 30 डेज, तो आपको पता है 28-30 दिनों को हम एक महीना ही बोलते हैं लगभग, तो हर महीने समझिए एक ओवम जो है मेच्योर होता है और ओवेरीज के द्वारा रिलीज किया जाता है एवरी मंथ। मैंने बताया ना आपको कि फीमेल जो है एक्स क्रोमोसोम एवरी मंथ वो एक क्रोमोसोम रिलीज करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक। इस दौरान क्या होता है, यूटेरस जो होता है उसकी वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है, सो एज टू रिसीव द एग। वो थिक होने का कारण क्या है, एग को रिसीव करने के लिए। इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर डेवलप होने लगता है, जिसका रिजल्ट होता है प्रेगनेंसी। यानी कि अगर मैंने जैसे बताया कि अगर फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो एवरी मंथ एक क्रोमोसोम रिलीज होता है वहां से, और अगर दूसरा क्रोमोसोम आकर उससे मिले फ्रॉम एनी मेल स्पर्म, तो वो मिलने के बाद क्या होता है, एक मतलब एग फर्टिलाइज हो जाता है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइज हो जाता है, और उस समय हम कह सकते हैं इससे रिजल्ट मिलता है प्रेगनेंसी का। तो हम बोल सकते हैं दैट द लेडी इज प्रेग्नेंट। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अब ये चीज आपको समझनी है कि हर 28 से 30 दिन में एक एग जो है वो रिलीज किया जाता है ओवेरीज के द्वारा, हर 28 से 30 दिन में। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर बेबी डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, then the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off। फिर क्या होता है, जो एग है, एग और जो थिक वॉल होती है जो यूटरस की वो, और उसके अंदर जो ब्लड लाइनिंग होती है वो सब टूट जाती है और ब्लड फ्लो होने लगता है। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन, जिसमें महिलाओं को ब्लीडिंग की समस्या होती है। सो एवरी 28 to 30 डेज दिस हैपन्स इन फीमेल बॉडीज। अंडरस्टूड? Menstruation occurs once in about 28 to 30 days. The first menstrual flow begins at puberty and is termed as menarche। जो पहला जो इस तरह की जो घटना होती है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, जो मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं, जब पहली बार ये होता है, कब होता है, प्यूबर्टी की उम्र में। कब होता है ये सबसे पहली बार, प्यूबर्टी की एज में। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया अच्छे से कि किस प्रकार से प्यूबर्टी की एज में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है वो अलग अलग तरीके से डेवलप होने लगती है। इवन उस समय वो केपेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर जो पहला फ्लो होता है उसको नाम दिया गया है मेनार्क।
At 45 to 50 of age the menstrual cycle stops. 45 से 50 साल के होने पे ये जो menstrual cycle है ना, जो इसके बारे में हमने देखा, ये अपने आप ही स्टॉप हो जाती है। तो इसको नाम दिया जाता है मेनोपॉज। तो आपको ये भी याद रखना है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, दूसरा मेनाक क्या है, पहला फ्लो होता है उसको मेनाक कहा जाता है, और जो लास्ट हम बोलेंगे जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है उसको मेनोपॉज कहा जाता है। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। स्टार्टिंग के डेज में हम कह सकते हैं कि शुरुआती दिनों में जब एडोलेसेंस एज में या पुबर्टी की उम्र में ये रेगुलर नहीं होता है, थोड़ा डेज आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बिल्कुल रेगुलर हो जाता है 28 to 30 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन्स। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। अब इसके देखो जो चार साइकिल के जो चार इसके पार्ट है, पहला ये मैच्योरेशन ऑफ एग, कि एग का मेच्योर होना पहला पार्ट, दूसरा पार्ट यूटेरस वॉल का थिक होना, तीसरा पार्ट ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है देन दिस विल नॉट हैपन, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि ब्लड फ्लो होने लगता है। इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9। इन केस अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है, और एग जो होता है वो यूटेरस के अंदर एक जगह पर सेट हो जाता है, फिट हो जाता है, फिर वहीं पर धीरे धीरे वो डेवलप होता है। अब जानते हैं जैसे कि धीरे धीरे बच्चों को सोनोग्राफी के बाद देखा जा सकता है, उनके हार्ट डेवलप होते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अंदर पेट में डेवलप होते हैं, तो फिर वो फर्दर प्रोसेस चल पड़ता है अगर प्रेगनेंसी होती है तो। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फ्लो के द्वारा यानी कि ब्लीडिंग के द्वारा वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमिन्ड, जो कि मैंने अभी समझाया आपको बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब हमको जैसे मैंने आपको बोर्ड पे समझाया कि एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलके किस तरह से मेल और फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अब वो टॉपिक आ गया हमारा बॉय और गर्ल। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और ज़ाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है ना उसको ज़ाइगोट भी कहते हैं, ये नाम आपको याद रखना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फर्टिलाइज्ड एग जो है उसको ज़ाइगोट का नाम भी दिया जाता है, और ये जो ज़ाइगोट है ना इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है। क्या होती है इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देश बोलते हैं ना, इंस्ट्रक्शन देते हैं क्लास के अंदर आके टीचर्स, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी, कि जो बेबी है वो मेल है फीमेल है उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। और ये इंस्ट्रक्शन जो इन्फॉर्मेशन जो रहती है ये एक पतले धागे के समान एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कैसा, धागे जैसा, जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे किया जाएगा। उसके बाद Recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell. Chromosomes जो है ना वो हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप अगर एनिमल सेल और ये जो सेल देखोगे ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल, उसके अंदर भी आपको हर एक जगह पर क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। तो हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है। All human beings have 23 pairs of chromosome. अब ये भी याद रखना आपको, वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बींग्स के पास कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, कितने होते हैं 23। 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes. इस 23 में से एक पेयर मतलब 2, पेयर मतलब होता है जोड़ा, तो 2, तो 2 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहा जाता है इनको, सेक्स क्रोमोसोम्स, जिनको नाम दिया गया है एक्स और वाई। क्या नाम है, एक्स और वाई। अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स। अब मैंने इसको समझाया आपको कि एक फीमेल जो होती है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल के पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है। द गैमेट्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज एन एक्स क्रोमोसोम, बट sperms are of 2 kinds. One kind has X chromosome and the other kind has Y chromosome.
When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosome and develop a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child. Now you can know that the sex chromosomes of the father determine the sex of unborn baby. The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong, and to blame her for this is totally unjust. अब देखिए, मैंने जैसे आपको बोर्ड में समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर डायग्राम के द्वारा भी बहुत अच्छे से बताया गया है। मैं एक बार फिर से आपको इस प्रोसेस को समझाता हूँ कि कैसे ये किया जाता है। देखिए, जो फीमेल जो रहती हैं, मेल जो है उसके पास दो होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। मैंने बताया कि हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? पेयर 23 में से एक पेयर मतलब पेयर का मतलब होता है 2, यानी कि एक पेयर जो आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं ये एक पेयर है। तो एक पेयर अगर मेल्स की बात करें तो उसके पास होते हैं एक्स और वाई, फीमेल के पास कौन से होते हैं? दोनों ही एक्स होते हैं। अब देखिए, अगर ऊपर से ये जो स्पर्म आया, देखिए ठीक है, ये स्पर्म अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम आपको अलग से ड्रॉ करके दे रहा हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए, अब होता ही हुआ है कि समझिए कि ये है फीमेल और ये है मेल, ठीक है। अब फीमेल के पास जो है वो होता है एक एक्स और दूसरा भी एक्स, यानी उसके दोनों एक्स होते हैं, जैसे कि बोर्ड पे आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं। और मेल के पास क्या होता है? एक एक्स और एक वाई। अगर फीमेल के पास से कोई भी अगर हम क्रोमोसोम लेंगे तो अगर कोई ये वाला आएगा तो यहाँ पर आने के बाद क्या बच जाएगा? ये भी एक्स है। और अगर ये वाला आता है तो ये भी एक्स है, यानी कि फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स हैं। भले वो ये वाला कंट्रीब्यूट करे, भले ये वाला कंट्रीब्यूट करे, उसके पास तो है ही एक्स। वही मेल जो है, मेल के पास एक्स भी है वाई भी है। तो दोनों तरह के स्पर्म होते हैं, एक वो होते हैं जो एक्स क्रोमोसोम को कैरी करते हैं, एक वो होते हैं जो वाई क्रोमोसोम को कैरी करते हैं। तो जो एक्स क्रोमोसोम को कैरी करने वाला अगर मेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम डोनेट हुआ, यानी कि वो आया, तो यहाँ पर हो जाएंगे दोनों एक्स। और अगर वाई आया तो हो जाएंगे एक्स और वाई। अब दोनों ही केसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर दोनों ही एक्स होते हैं तो दोनों एक्स होने पे जो सेक्स होगा बच्चे का वो क्या होगा? फीमेल। क्या होगा? फीमेल, यानी कि इट विल बी अ गर्ल चाइल्ड। अगर दोनों एक्स हुए तो गर्ल चाइल्ड, और अगर एक एक्स और एक वाई हुआ तो क्या होगा? मेल, यानी कि लड़का होगा। तो यानी कि हम देखें यहाँ पर अगर तो जो लड़की है, फीमेल है, जिसको दोषी ठहराया जाता है कि लड़के या लड़की के जन्म के लिए महिला दोषी है, वो कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि गर्ल के पास जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स होते हैं, लेकिन मेल जो है, पुरुष जो है, वो कौन सा जो क्रोमोसोम है वो देता है, उसकी तरफ से कौन सा क्रोमोसोम आता है, उस पर डिपेंड करता है एक बच्चे का सेक्स। अगर वो एक्स क्रोमोसोम देता है तो दोनों एक्स हो जाएंगे, तो दोनों एक्स मतलब फीमेल। अगर उसकी तरफ से वाई क्रोमोसोम आता है तो हमारा यहाँ पर जोड़ा बनेगा एक्स वाई का। तो एक्स वाई का जोड़ा जो बनेगा वो हमको बताएगा कि इट इज अ बॉय, इट इज अ मेल। तो इस तरीके से गर्ल्स को दोषी ठहराना बिल्कुल ही गलत है। अगला टॉपिक है हमारा सेक्स हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स। अभी हमने सेक्स हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कुछ और दूसरे हॉर्मोन्स के बारे में। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवेरीज टू प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वहाँ से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, वहाँ से जो हॉर्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं, उन हॉर्मोन्स के कारण ओवेरीज और टेस्टिस जो है वो अपने हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland and it is attached to the brain. पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये भी आपको याद रखना है। और ये किससे अटैच होता है? ब्रेन से। Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenal. हमारी बॉडी के अंदर कुछ और भी ग्लैंड्स हैं जिनके नाम यहाँ पर मैं नीचे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड, ये तीनों भी दूसरे कुछ तरह के ग्लैंड्स हैं। अब यहाँ पर आप पिक्चर जो दिया गया उसमें आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर है, पेनक्रियाज कहाँ पर है, फिर आपको ये भी दिख रहा है पोजीशन ऑफ द ओवेरी इन फीमेल, टेस्टिस, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं इस पिक्चर के अंदर।
Bujo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. Their aunt has told them that Kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid gland. Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities. अब यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ों के बारे में, आपने ये शब्द सुने होंगे, थायराइड, अरे भाई उसको थायराइड हो गया है, उसको डायबिटीज़ हो गई है। अब ये कैसे होती है, यहाँ पर वो पढ़ेंगे। अब देखिए, एक बार एक बच्चे का नाम बताया गया पर काका, जिसको गोइटर की समस्या थी। अब गोइटर क्या होता है, एक डिजीज है जो कि थायराइड ग्लैंड का डिजीज है। किसका है डिजीज, ये थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, आप देख सकते हैं गले में, यहाँ होता है, पिक्चर में आपको दिखाई देगा थायराइड ग्लैंड। तो इसका मतलब जो उसका थायराइड ग्लैंड था ना, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं थायरोक्सिन। ये आपको अंडरलाइन कर लेना, वन वर्ड में पूछा जा सकता है, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन। तो जो ग्लैंड होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन। वैसे ही इंसुलिन नामक एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस किया जाता है पैंक्रियाज के द्वारा। पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज यहाँ पर होता है हमारे, ठीक है। तो पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन नामक एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कभी इंसुलिन का नाम सुना है, कभी नहीं सुना है? चलिए हम देखते हैं आगे उसके बारे में। Bujo and Paheli then asked their aunt about the adrenal glands, which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. अब ये दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अगर वो हार्मोन प्रोड्यूस ना हो तो गोइटर की समस्या हो जाती है। गला फूला हुआ देखा है किसी आप, कुछ लोगों को बीमारी तो गला फूल जाता है बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं गोइटर। गोइटर क्यों होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन नामक हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करता है। वैसे ही डायबिटीज़ होती है कुछ लोगों को, तो डायबिटीज़ होने का मतलब क्या होता है पता है? डायबिटीज़ होने का मतलब होता है कि जो उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर जो ग्लैंड है जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। वो इंसुलिन जब प्रोड्यूस नहीं होता है तो हम कहते हैं कि इसको डायबिटीज़ हो गई है। समझाएगा? तो ऐसे ही एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पूछा गया है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है, कौन सा ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये याद रखने आपको, पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनालिन नामक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। याद रखना, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनालिन नामक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और ये इसका काम क्या है, इसका काम है सॉल्ट बैलेंस बनाए रखना हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर सॉल्ट बैलेंस बनाए रखना। Thyroid and adrenals secrete their hormones when they receive order from the pituitary through its hormones. Pituitary also secretes growth hormones which is necessary for the normal growth of a person. Thyroid और adrenal जो हैं ये secrete करते हैं अपने hormones को जब इनको order मिलता है pituitary के द्वारा। और pituitary gland जो है वो growth hormone को भी produce करता है। व्यक्ति की जो ग्रोथ है ना, हमारी जो ग्रोथ थी उसके लिए जो हार्मोन चाहिए वो भी यही प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। इंसेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कीड़े मकोड़ों के बारे में। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ एंड द फ्रॉग। द कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन अडल्ट मोथ। Recall from class 7 the stages of the life history of the silk moth. Similarly, the tadpole passes through certain stages to become a frog. This change from larva to adult is called metamorphosis. Metamorphosis in insect is controlled by insect hormones. अब आपने देखा होगा कि, चलो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपने कैटरपिलर जो बटरफ्लाई होती है जो, उसके बारे में तो देखा होगा किस तरह से वो पैदा होती है, उसकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। तो जो लार्वा जो पैदा होती है बटरफ्लाई, वो एक लार्वा के रूप में पैदा होती है, फिर लार्वा से वो अडल्ट बन जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है, लार्वा से अडल्ट बनने का जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस।
और मेटामॉर्फोसिस जो है इंसेक्ट के अंदर, उसको कंट्रोल करता है इंसेक्ट हार्मोन। कौन कंट्रोल करता है? इंसेक्ट हार्मोन। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन। और फ्रॉग के अंदर कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड। ये हमने पढ़ा ना, हमारे गले में होता है जो थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन। तो एक मेंढक की बॉडी के अंदर थायरोक्सिन जो है वो कंट्रोल करता है उसकी लाइफ को, चेंजेस जो उसकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं लार्वा से एडल्ट बनने का, वो। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। थायरोक्सिन कब प्रोड्यूस होता है? जब पानी के अंदर आयोडीन होता है तब। मेंढक कहाँ रहता है? पानी में रहता है, ज़्यादातर पानी के अंदर वो जाता। तो वाटर के अंदर रहने की वजह से अगर पानी के अंदर आयोडीन प्रेजेंट है तो थायरोक्सिन प्रोड्यूस होगा। इफ द वाटर इन विच the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adult। tadpole यानी कि फ्रॉग का छोटा रूप देखा होगा, tadpole बोलते हैं उसको। अगर tadpoles, एक पानी के तालाब के अंदर पानी है छोटा सा, या गड्ढे के अंदर पानी है, उसके अंदर बहुत सारे tadpoles हैं, और वो tadpoles धीरे धीरे बड़े होके मेंढक बन जाएंगे, फ्रॉग्स बन जाएंगे। लेकिन अगर उस पानी के अंदर आयोडीन नहीं है तो वो फ्रॉग नहीं बन पाएंगे। अंडरस्टूड? इसका मतलब थायराइड प्रोड्यूस होता है, उसी से मेंढक जो है उनका ग्रोथ होता है। और थायराइड प्रोड्यूस करने के लिए पानी के अंदर आयोडीन होना जरूरी है। आयोडीन नहीं है तो फ्रॉग्स बड़े नहीं होंगे। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। टू कीप द बॉडी हेल्दी, every human being at any age need to have a balanced diet. The person must observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise during adolescence. However, these become even more essential as the body is growing. अब हमें अगर मेंटली स्ट्रांग रहना है, फिजिकली फिट रहना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए। खाना अच्छा चाहिए ना। अगर आप एक चीज़ खाओगे दूसरी नहीं खाओगे तो फिर बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं बनेगी। इसके साथ साथ हाइजीन, साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर जो है बढ़ रहा है, हम पूरा दिन इधर उधर घूमते हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो साफ़ सफाई शरीर की, जैसे हम बाल कटवाने जाते हैं टाइम टाइम पे, हम टाइम टाइम पे नहाते हैं, हम टाइम टाइम पे अपने नाखून काटते हैं, तो ये पर्सनल हाइजीन है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना पीना ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स की। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द अडोलसेंस, यानी कि अब जिस उम्र में आप लोग हो उस समय कौन कौन सी न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं कि आपको किस प्रकार का खाना चाहिए। Adolescence is a stage of rapid growth and development, hence the diet for an adult in adolescence had to be carefully planned. You have already learned what a balanced diet is. We call that a balanced diet means that the meals include protein, carbohydrates, fats and vitamins in requisite proportions। तो आप जानते हैं कि एक बैलेंस डाइट किसको कहा जाता है? ऐसी डाइट जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ें इक्वल हो, कोई भी एक चीज़ ज़्यादा ना हो, सब इक्वल हो। हमारा जो इंडियन मील की बात करें तो दाल, रोटी, चावल, सब्जी, ये हमारा एक बैलेंस्ड मील है। हम अगर आप सब लोग जानते हैं ना, हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, तो ये सब अगर हम खाते हैं तो वी आर इन द हैविंग वेल डाइट, गुड डाइट, बैलेंस्ड डाइट। मिल्क इज अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। मिल्क भी एक बैलेंस्ड फूड है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। फ्रूट भी अच्छे होते हैं, खाने चाहिए। इन्फेंट्स की बात की जाए, अगर हम एक नवजात बच्चा जो भी पैदा हुआ है उसके लिए जो नरिशमेंट मिलती है, किससे मिलती है? छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को बादाम खाने को देंगे हम लोग, कल ही पैदा हुए, वो अपनी माँ का दूध पीता है, तो उसको जो पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, नरिशमेंट मिलती है, वो मदर्स मिल्क से मिलती है। Iron builds blood and iron-rich food such as leafy vegetables, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry are good for adolescents। तो ये जो फूड लिखे हैं ये आप लोगों के लिए अच्छे हैं बहुत। आंवला, खट्टे फल जो सेब हो गया, संतरा हो गया, इस तरह खट्टे फल, सब्जियां पत्ते वाली हरी हरी सब्जियां वो खानी चाहिए। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील, इज द मील बैलेंस्ड। अगर हम बात करें अपने फूड की तो सिंपली हम जानते हैं कि हमारे खाने के अंदर सबसे ज़्यादा हमें हरी सब्जी खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए, रोटी भी खानी चाहिए और चावल भी खाने चाहिए। तो ये हमारी तरफ से देखा जाए तो एक बैलेंस डाइट होगा। इसके साथ साथ हम घी, दूध भी पीते हैं, तो दूध भी एक अच्छा फूड है। और हम बात करें
बाहर की चीज़ों की, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे कि स्नैक्स जो बाहर से हम लाते हैं, कोई भी वेफर्स के पैकेट लेके खाते हैं, या कोई भी मार्केट से, रेकड़ी से, या किसी भी होटल से हम छोटे मोटे से फास्ट फूड खाते हैं। जैसे अब आप जानते हैं दाबेली वगैरह गुजरात में काफ़ी खाई जाती है, ठीक है। वो टोटल उसमें तेल भी डालते हैं, मसाला डालते हैं, मसाला बहुत तीखा होता है, दैट इज़ नॉट गुड। समोसे खाते हैं लोग, कचौरियाँ खाते हैं, समोसे भी बहुत तीखे बनाते हैं, पूरे तरह से तेल में तला जाता है। तो उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उनकी, यानी कि जितना आपने को न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलता है उससे। तो अगर आपको न्यूट्रिशन चाहिए प्रॉपर, तो इस पिक्चर में दिखने वाली चीज़ें ही खानी चाहिए। मीट, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, फ्रूट्स और ग्रेन्स, ये सब चीज़ें हमको खानी चाहिए। और मोस्टली मैं कहूँगा कि हमारे भारतीय लोगों का खाना भी यही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे। तो हमें सब लोगों को दिन में एक बार तो नहाना चाहिए। नहाते हो एक बार दिन में? इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली। अब जो टीनेजर्स की बात करें, यानी कि जिस एज में तुम लोग हो, टीनेज बोलते हैं, सॉरी, ये जो उम्र रहती है टीनेज, इस उम्र में स्वेट ग्लैंड्स जो हैं, यानी कि पसीना बहुत आता है, बिकॉज ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं इस वजह से। तो ऐसे में अगर हम प्रॉपरली साफ सफाई नहीं रखेंगे तो उस बॉडी में से स्मेल आएगी। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन्ड देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आप बॉडी को पूरे अच्छे तरीके से साफ नहीं करोगे तो बैक्टीरिया बॉडी में डेवलप होगा और आप बीमार पड़ सकते हो। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। गर्ल्स के लिए स्पेशल केयर की जरूरत होती है जब वो मेंस्ट्रुअल फ्लो में होती है उस समय। They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. उनको अपने menstruation cycle के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और वो उसकी पूरी तरीके से केयर उनको करनी चाहिए और प्रिपेयर रहना चाहिए उसके। यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स। अब इसके लिए सैनिटरी नैपकिन का यूज़ किया जा सकता है, क्लीन होममेड पैड्स का यूज़ किया जाता है। चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट को उसके हिसाब से जो पैड्स हैं उनको 4-5 घंटे के बाद चेंज कर देना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्थ। हमें खेलना कूदना चाहिए सबसे ज़्यादा। जो बचपन है तुम्हारा ये तो खेल कूद में है, बट आजकल मोबाइल आ गए हैं इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो मोबाइल में पबजी नहीं खेलना चाहिए, मोबाइल के अंदर क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, हमें ग्राउंड में जाके खेलना चाहिए। तो वॉकिंग हो गया, प्लेइंग हो गई, बेस्ट एक्सरसाइज है। तो जितने भी यंग लड़के लड़कियां हैं बाहर खेलो कूदो दौड़ो कुछ भी करो, लेकिन डू वॉट एवर यू डू, बट बाहर जाके घर के अंदर बैठकर। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर के अंदर बैठकर मोबाइल के अंदर खेलते हैं, तो वो चीज़ हमें कम करनी है। और हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पर, से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स को ना बोलिए। एडोलसेंस जो होता है, जिस उम्र में आप लोग हैं, ये उम्र जो होती है उस समय बच्चे जो होते हैं दे आर कंफ्यूज्ड, वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं। और अगर कोई उनको सजेस्ट करे भाई यार तू ये चीज़ ले, इससे तेरे को फायदा होगा, तेरे को अच्छा लगेगा। अब वो चीज़ मे बी कोई ड्रग्स हो सकती है, कोई सिगरेट हो सकती है, कोई शराब हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमें हमारे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन किसी ने बोल दिया हमको, हमें ऐसे बोला कि भाई नहीं आपके लिए अच्छी है, आप ट्राई करो। तो धीरे धीरे हम ट्राई करते करते उसके आदी बन जाएंगे। तो जैसे आप जानते हैं आज भारत में शराब पीने वाले लोगों की हालत कैसी है। पूरे परिवार के अंदर, घर के अंदर झगड़े होते हैं, परिवार के ऊपर ध्यान नहीं जाता है, पूरा पैसा वेस्ट होता है, तरक्की नहीं मिलती है घरों में, बहुत दिक्कत होती है। आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो ये सब चीज़ें हैं, इस कारण से हमें ड्रग्स, कोई भी तरह की दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कोई समस्या भी है, आपको कोई एंग्जाइटी फील हो रही है, कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही दवा लीजिए, किसी के कहने पे मत लीजिए। क्योंकि जो ड्रग्स होती हैं वो एडिक्टिव होती हैं, एक बार लो फिर वो आदत बन जाती है, धीरे धीरे आदत बनती है। शराब भी ऐसी है, देखते हो घरों में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी पीना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे गिलास बन जाते हैं, गिलास फिर बोतलें पीने लग जाते हैं, बोतलों से फिर ड्रम में डूबने लगते हैं लोग। तो ये जो है टोटल नरक का द्वार है। इफ यू टेक दम वंस यू फील लाइक टेकिंग दम अगेन, बार बार लेने का मन करता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस HIV। एड्स नामक जो बीमारी है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना नाम एड्स का।
एड्स जो है वो HIV से होती है। HIV एक वायरस है। दिस वायरस कैन पास ऑन टू नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंजेस यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। HIV जो एड्स है ना, एड्स की बीमारी एक से दूसरे में फैल सकती है। कैसे? अगर हमने एक सिरिंज से इंजेक्शन एक पेशेंट को लगाया, उस पेशेंट को वो है एड्स, तो उसी सिरिंज से मैंने दूसरे को इंजेक्शन लगा दिया तो उसको एड्स हो सकता है। दूसरा, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फांट फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर थ्रू मिल्क। एक बच्चे को भी हो सकता है उसकी माँ से, जब वो माँ का दूध पीता है उस समय बच्चे को भी हो सकता है। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। इसका एक और फैलने का तरीका है, ये इन्फेक्टेड पर्सन जो है, अगर उसके साथ हमारे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी कि किस प्रकार से एड्स जो है वो नुकसान पहुंचाता है और वो फैलता है। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो।